हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल विनिंग सेटअप। सो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए, जिसका टॉपिक है हाउ टू मेंटेन द क्वालिटी एंड हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी। दोस्तों, क्वालिटी की अगर हम बात करें तो आपकी डे टू डे लाइफ, आपकी जनरल लाइफ, आप कोई बिजनेस करते हैं, आप शॉपकीपर हैं, आप जॉब करते हैं, आप इनफैक्ट बाज़ार से कोई सब्जी फल या घर का आइटम लेने जाते हैं तो भी आप सबसे पहले उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। तो दोस्तों, क्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपकी लाइफ का। आप एक फल भी लेने जाएंगे, एक एप्पल भी लेने जाएंगे तो सबसे पहले पूछेंगे भैया इसकी क्वालिटी तो अच्छी है ना। अब अपने घर के लिए कोई हाउस होल्ड आइटम लेने जाते हैं तो भी शॉपकीपर से पूछते हैं भैया इसकी क्वालिटी कैसी है, ये चल तो जाएगा ना। तो दोस्तों, इसी तरीके से कॉल सेंटर में भी क्वालिटी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। क्वालिटी में बहुत सारे एस्पेक्ट्स, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं कि हम कस्टमर से किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से कॉल को या ईमेल को या चैट को हैंडल कर रहे हैं, किस तरह का रिजोल्यूशन दे रहे हैं, किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर हमारा बात करने का तरीका कैसा है। दोस्तों, अगर कॉल की क्वालिटी सही नहीं होगी, हम कस्टमर को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उसको अच्छे से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो वो कॉल लेने से कोई बेनिफिट नहीं है। ऑब्वियसली कस्टमर आपका वहाँ पर डिससेटिस्फाई होगा और आपको सी सेट की जगह डी सेट दे के जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, क्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है कॉल सेंटर का। तो दोस्तों, क्वालिटी होती क्या है? बेसिकली क्वालिटी के चार पैरामीटर्स होते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहला पार्ट होता है बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन, जिसको हम लोग सॉफ्ट स्किल्स भी बोलते हैं। इसके पैरामीटर्स हैं, वो हम आगे फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट होता है रेजोल्यूशन पार्ट, कि आपके पास एक कस्टमर आता है, उसको एक्स वाई जी कोई भी इशू है, आप उसका इशू रिजोल्व करते हैं अगर आपके पास वहाँ पर रिजोल्यूशन है। इन केस आपके पास रिजोल्यूशन नहीं है तो दोस्तों, आप उसको फर्दर नेक्स्ट डिपार्टमेंट को पास करते हैं कि वो उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे, उसको रिजोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। उनके पास भी सोल्यूशन नहीं होता, वो आगे नेक्स्ट डिपार्टमेंट को पार्क करते हैं, स्पोक को रिडायरेक्ट करते हैं, फील्ड सर्विस टीम को रिडायरेक्ट करते हैं। इन द एंड हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कस्टमर को रिजोल्यूशन देना। तो दोस्तों, रिजोल्यूशन तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ही, उसके साथ साथ बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन, टैगिंग, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दोस्तों, तीसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है टैगिंग। टैगिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है? दोस्तों, एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपने अपने फ्रेंड को 10,000 रुपये उधार दिए, लेकिन आपने वो कहीं भी नोट डाउन नहीं किया, उसके साइन ऑफ नहीं लिए। आपको नहीं पता आपने किस डेट पे, किस टाइम पे, कितने पैसे उसको दिए थे, बट आपको ये याद है कि हाँ मैंने पैसे दिए थे। दोस्तों, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने वेट करने के बाद आप अपने दोस्त के पास जाते हैं और उसे बोलते हैं कि भैया मैंने तुझे पैसे उधार दिए थे, मेरे पैसे वापस दे दे। आपका दोस्त बोलता है कि कौन से पैसे, मैंने तो तुझसे कोई पैसे लिए ही नहीं। दोस्तों, आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं है, क्योंकि आपने कहीं पे नोट डाउन ही नहीं किया कि मैंने इसको कितने पैसे दिए, किस डेट में दिए, किस टाइम पे दिए, या उसके कोई साइन ऑफ कुछ भी नहीं है। वो सीधा सीधा अपनी बात से मना कर देगा कि मैंने तुझसे कोई पैसे नहीं लिए। तो दोस्तों, इसलिए टैगिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर कस्टमर आपको कॉल करता है, अपना इशू बताता है, ठीक है, आप उसको आपके सीआरएम में टैग करते हैं, वहाँ पर लिखते हैं अपने रिमार्क्स के साथ कि कस्टमर ने हमें कॉल किया था, उसका ये इशू था, उसकी ये क्वेरी थी, हमने उसको ये रेजोल्यूशन दिया, ठीक है। और वहाँ पर डेट और टाइम मेंशन करते हैं, उसका अल्टरनेट नंबर, उसकी ईमेल आईडी, ये सब डिटेल्स मेंशन करते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हम केस को किसी नेक्स्ट डिपार्टमेंट को पास कर रहे हैं तो उन्हें वहाँ पर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सीआरएम में विजिबल हो जाए, तो उन्हें कस्टमर को बार बार कॉल ना करना पड़े, कस्टमर से फॉलोअप ना करना पड़े, आप फर्स्ट लेवल पर ही वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर कैप्चर करते हैं। दोस्तों, उसके बाद आती है केस की टैगिंग। अगर आप टैगिंग सही से नहीं करेंगे तो उसको रिजोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। वो कस्टमर आया था आपके पास एक्स इशू के लिए और आपने टैगिंग कर दी वाई इशू की, तो वो जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जाएगा वो उसको प्रॉपर रिजोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर तीसरा एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि आपको जिस डिपार्टमेंट को टिकट को पार्क करना है, आप वो करेक्ट डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें ताकि कस्टमर को टाइमली रिजोल्यूशन मिल सके। अगर आप L2 डेस्क की जगह L3 डेस्क को कर देंगे, फील्ड टीम की जगह L3 डेस्क को कर देंगे, या L3 डेस्क की जगह फील्ड टीम को कर देंगे, तो दोस्तों ऑब्वियसली कस्टमर को टाइमली रिजोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। उससे होगा क्या, एक नेक्स्ट लेवल की एस्केलेशन आएगी, कॉल ऑडिट होगी, आरसीए बनेगा, आपके अगेंस्ट एक्शन हो जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं क्वालिटी के, जो साइड बाय साइड एक कॉल पर चलते रहते हैं, हमें इन सबको फॉलो करना पड़ता है, इसी से हमारी क्वालिटी मेंटेन हो पाती है। दोस्तों, लास्ट में आता है क्लोजिंग। क्लोजिंग में आपको एक प्रॉपर प्री डिफाइंड क्लोजिंग स्क्रिप्ट होती है जो आपको कॉल पर फॉलो करनी पड़ती है। अगर आप किसी अपसेलिंग या सेलिंग वाले प्रोसेस में हैं, तो अगर आपके पास किसी कंप्लेंट
के लिए कॉल किया है या क्वेरी के लिए कॉल किया है, तब भी आपको वहाँ पर अपसेलिंग करनी होती है। उसके बाद आता है दोस्तों आपकी स्क्रिप्ट्स होती हैं, कहीं पर सी सेट स्क्रिप्ट होती है या कहीं पर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होता है, जैसे कस्टमर को आपको कोई इन्फॉर्मेशन पास करनी होती है, वो आपको कॉल क्लोज करते टाइम आप कस्टमर को बता सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुए आपके 3 पैरामीटर। अब बात करते हैं जो हमारा सबसे मेन पैरामीटर है, बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन, जिसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। दोस्तों बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन क्या है, एक लेमैन लैंग्वेज में, एक जनरल लैंग्वेज में समझते हैं। आप अपने पड़ोस की किसी दुकान पर कोई सामान लेने जाते हैं, दुकान वाला आपको देखकर खुश होगा, आइए सर, आइए आइए सर, कैसे हैं आप। दोस्तों ये होती है ओपनिंग। उसके बाद वो आपको कहेगा सर जी नमस्कार, सर जी सत श्री अकाल, सर जी आइए, कैसे हैं आप। ये होता है ग्रीटिंग्स। और वो आपको एक एनर्जी भरी टोन में खुश होकर आपको वेलकम करेगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ कितने अच्छे से बात कर रहा है। आपको एक सामान लेकर जाना होगा तो आप 2 सामान लेकर आ जाएंगे। दोस्तों ये होती है एनर्जेटिक वॉइस। उसके बाद चौथा पैरामीटर होता है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग इन द सेंस, आपने दुकान वाले को जाकर कहा कि भैया मुझे 1 किलो दाल दीजिए। दुकान वाले ने आपसे सुना कि हाँ उसको आपको 1 किलो दाल चाहिए, फिर वो प्रोब करेगा, अच्छा सर जी तो मैं आपके लिए 1 किलो दाल तोल दूँ। तो दोस्तों ये होता है प्रोबिंग, जिससे कि हम कस्टमर का जो इशू है, उसकी कंप्लेंट है, उसकी क्वेरी है, उसको अच्छे से समझ पाएँ, उसे समझ पाने में हमसे कोई प्रॉब्लम, कोई इशू ना हो। उसके बाद आता है दोस्तों पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन की बात करें तो पर्सनलाइजेशन का मतलब होता है कि वो आपके पड़ोस की दुकान है, आप वहाँ पर गए, वो आपको जानते हैं, वो आपको जानने बोले और शर्मा जी और बताइए घर में कैसे हैं, या बोलेगा और बताइए, आपका नाम लेकर, सपोज आपका नाम राहुल है तो बोलेगा और बताइए राहुल जी कैसे हैं आप। दोस्तों ये होता है पर्सनलाइजेशन। आप एक कॉल पर अगर 3 बार कस्टमर को उसके नाम से या उसके सरनेम से या फिर उसके नाम के आगे हिंदी में जी लगाकर या सरनेम के लास्ट में जी लगाकर अगर आप उसको बोलते हैं कोई कॉल पर 3 बार, तो आपका पर्सनलाइजेशन का पैरामीटर मीट हो जाता है। दोस्तों फिर एक आता है एम्पैथी अपोलॉजी। यहाँ पर हमारे पास कस्टमर कोई चीनी या कोई दाल लेने नहीं आया, वो एक अपनी कंप्लेंट लेके, अपनी एक क्वेरी लेके आया है, या उसको कोई प्रॉब्लम हुई है वो लेकर आया है। दोस्तों वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है एम्पैथी अपोलॉजी। आप उस दुकान वाले को सामान लेते लेते आप बोलेंगे कि भैया कल आपकी दुकान से पेस्ट लेके गए, वो तो पूरा ख़राब निकला। वो दुकान वाला आपको क्या बोलेगा, अरे सर क्षमा चाहते हैं सर, आपको प्रॉब्लम हुई है, आपको दिक्कत हुई है। तो दोस्तों सेम होता है एम्पैथी एंड अपोलॉजी, इसे यूज़ करना होता है। इसे यूज़ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपका कस्टमर एक गुस्से में आया है, उसको इशू फेस करना पड़ा है आपकी सर्विसेज की वजह से या आपके क्लाइंट की सर्विसेज की वजह से, उसके लिए वो गुस्से में है, तो आपको उसे काम डाउन करना होता है एम्पैथी एंड अपोलॉजी के लिए। सर क्षमा चाहते हैं, आपको असुविधा हुई है। उसके बाद दोस्तों आता है एश्योरेंस। एश्योरेंस जैसे फिर वो दुकान वाला आपको कहेगा कि भैया कोई बात नहीं सर, आप वो चीनी ले आइए या वो पेस्ट ले आइए, आपको इशू हुआ है, हम माफ़ी चाहते हैं, हम उसे आपको चेंज करके देंगे। तो दोस्तों ये होता है एश्योरेंस। कॉल पे आप एश्योरेंस कैसे यूज़ करेंगे कि सर निश्चिंत रहिए, आपको असुविधा हुई है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, पर आपकी पूरी सहायता की जाएगी। ये होता है एश्योरेंस। उसके बाद दोस्तों आप उसका इशू समझ गए, अब आपको उसका इशू चेक करना है। अगर आपको लगता है कि आप कस्टमर से बात करते करते उसको इशू का रेजोल्यूशन दे सकते हैं, तो आप उसको बोलेंगे कि सर लाइन पे बने रहिए, जानकारी चेक की जा रही है। अगर आपको लगता है कि आप जल्दी से उसकी जानकारी चेक नहीं कर सकते हैं, आपको टाइम लगने वाला है, तो वहाँ पर आप होल्ड स्क्रिप्ट का यूज़ करके कॉल को होल्ड पर लगा सकते हैं। आप स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, सर निश्चिंत रहिएगा, आपकी पूरी सहायता की जाएगी, क्या मैं जानकारी चेक करने के लिए आपकी कॉल को 1 मिनट के लिए होल्ड पे लगा सकता हूँ। कस्टमर कहेगा जी बिल्कुल लगा सकते हैं। आप कस्टमर से कंसर्न लेकर कॉल को होल्ड पर लगाएंगे, रिजोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए उनकी डिटेल्स को चेक करेंगे। उसके बाद आपको वहाँ पर अनहोल्ड करना होता है। आप बोलेंगे सर लंबे होल्ड के लिए माफ़ी चाहता हूँ, जैसा कि मैंने आपकी जानकारी चेक कर ली है, आप उसे पूरा रिजोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, उनकी समस्या का समाधान करेंगे, उनको उनकी समस्या का समाधान मिल जाएगा, वो उससे सेटिस्फाई हो जाएंगे। फिर आता है दोस्तों फर्दर असिस्टेंस। आप उनसे पूछेंगे कि सर क्या मैं आपकी कोई और सहायता कर सकता हूँ। अगर उन्हें कोई और इशू होगा, उन्हें कोई और क्वेरी होगी, कंप्लेंट होगी या कुछ जानना होगा, तो वो आपको बताएंगे। अदरवाइज़ वो आपको कहेंगे कि नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा जो इशू था वो रिजोल्व हो चुका है, या मेरी जो क्वेरी थी मुझे उसका आंसर मिल चुका है, अब मुझे और कोई जानकारी नहीं चाहिए। दोस्तों उसके बाद आता है आपका क्लोजिंग स्क्रिप्ट, जो कि मैंने आपको लास्ट में बताया था। आप क्लोजिंग स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। XYG में कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। उसके बाद अगर आपकी कोई अपसेलिंग है या सी सेट स्क्रिप्ट है या कोई इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो आप कस्टमर को पास ऑन करेंगे। उसके बाद आप कॉल को क्लोज कर देंगे। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें
कॉल पर ध्यान देनी होती हैं। हम कॉल पर फंबल नहीं करते हैं, क्योंकि फंबल करने से क्या होगा दोस्तों कि सामने वाला कस्टमर है, उसे समझ आ जाएगा कि आपको नॉलेज नहीं है या आप उसके इशू को रिजोल्व नहीं कर सकते। आप फंबलिंग का यूज़ करेंगे दोस्तों, आप फिलर्स यूज़ करेंगे। फिलर्स इन द सेंस, फिलर ऐसे होते हैं कि जैसे आप सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, जोड़ने के लिए फिलर्स यूज़ करते हैं। आ, ऊ, वो, मैं कह रहा था, सर जैसा कि, सर मैं बताना चाह रहा था, एक्चुअली, जैसे कि, यू नो। दोस्तों ये होते हैं फिलर्स, जो हम एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए बीच में यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास आगे बोलने के लिए वर्ड्स नहीं होते। जब तक हम उन वर्ड्स को सोच रहे होते हैं तब तक हम फिलर्स यूज़ करते हैं। तो दोस्तों हमें कॉल पर ये फिलर्स यूज़ नहीं करने होते हैं। दोस्तों एक हमें जार्गन्स को अवॉइड करना होता है। जार्गन्स क्या होते हैं? जार्गन्स होते हैं टेक्निकल वर्ड्स जो सिर्फ आपको पता है क्योंकि आपको ट्रेनिंग मिली है क्लाइंट से, लेकिन कस्टमर को वो नहीं पता। कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे आप कहेंगे सी सेट, आपके कस्टमर को नहीं पता कि आपके लिए सी सेट क्या है। आप उसे कहेंगे कि आपका CRM, आपके CRM का जो भी नाम होगा, सेल्स फोर्स हो या फिर फ्रेश डेस्क हो या फिर मिडास हो, आप बोलेंगे सर मैंने मिडास में टैग कर दिया है। कस्टमर को नहीं पता कि मिडास क्या होता है। तो आपको इस तरह के जार्गन्स यूज़ नहीं करने हैं, वो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ती हैं। दोस्तों अगर इन सारे पैरामीटर्स को आप कॉल पर यूज़ करेंगे तो आपकी क्वालिटी 100% जाएगी। आपकी क्वालिटी के मार्क्स कोई भी डिडक्ट नहीं कर सकता है। ये तो था एक एजेंट लेवल से क्वालिटी की इंपॉर्टेंस। अब टीम लीडर को क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है? दोस्तों टीम लीडर का काम होता है कि उसके KRAs में आता है, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था, कॉल ऑडिट्स भी उनके KRA में आता है, अपनी टीम की क्वालिटी को मेंटेन करना भी उनके KRA में आता है। वो चेक करेंगे कि मेरी टीम में कितने बॉटम परफॉर्मेंस है। अगर मेरे प्रोसेस का एक बेंचमार्क है 90%, तो 90% से नीचे कितने लोग फॉल कर रहे हैं मेरी टीम में। सपोज 2 लोग फॉल कर रहे हैं, तो वो चेक करेंगे कि वो किस पैरामीटर पर लैग कर रहे हैं। वो बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन पर लैग कर रहे हैं, वो रिजोल्यूशन अच्छे से नहीं दे रहे हैं, उनके फैटल्स आए हैं, या वो केस की टैगिंग प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, या क्लोजिंग प्रॉपर नहीं दे रहे हैं। दोस्तों कुछ कॉल सेंटर में प्रोसेस टू प्रोसेस वेरी करता है कि वहाँ पर सी सेट स्क्रिप्ट पर या अपसेलिंग पर या कोई इंपॉर्टेंट अपडेट पास ना करने पर भी फैटल लगता है। तो ये TL को इंश्योर करना है, उसे चेक करना है कि उसकी टीम कहाँ पर लैग कर रही है। उनको उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग अपने बच्चों को फीडबैक देना है, उनके लिए सेशंस अरेंज कराने हैं। और दोस्तों उन्हें लगता है कि किसी बच्चे का विल इशू है, वो बच्चा जानबूझकर इम्प्रूव नहीं कराना चाहता है, तो फिर कंपनी टू कंपनी सबकी अपनी पॉलिसी होती है। एक कैप पॉलिसी होती है, करेक्टिव एक्शन प्लान जिसको बोलते हैं। एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसको BQM प्रोसेस बोलते हैं, वो उनको फॉलो करना होता है। उसे फॉलो करने के बाद अगर बच्चा इंप्रूव होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो उनकी एज पर डिफाइंड पॉलिसी वो अपने एक्शन ले सकते हैं उस बच्चे के अगेंस्ट। दोस्तों यहाँ पर TL की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? अगर TL अपने बच्चे को इम्प्रूव करना चाहता है, उस TL को अपने बॉटम परफॉर्मर्स के ऑडिट काउंट को बढ़ाना होगा। अगर वो पूरे दिन में 5 ऑडिट करते हैं तो वो इंश्योर करें कि 5 में से कम 3 कॉल उन बॉटम परफॉर्मर्स की हो, क्योंकि इम्प्रूव उन्हें करना है। जो ऑलरेडी इम्प्रूव हैं उन पे मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उनकी सिर्फ क्वालिटी चेक करनी है। अगर वो कहीं लैग कर रहे हैं तो उनको फीडबैक देना है, बट उसको मेन इम्प्रूव करना है इन 2 बच्चों को, ताकि ये अभी बाकी 18 बच्चों के बराबर आ सके और इनका स्कोर भी बेंचमार्क या बेंचमार्क के ऊपर हो। दोस्तों उसको ऑडिट की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, उसको फीडबैक की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। उन्हें एटलीस्ट दिन में एक बार अपने बच्चों से मिलना है, क्वालिटी टीम से चेक करना है कि इनके ऑडिट का क्या फीडबैक है, क्या ये इंप्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो कहाँ लैग कर रहे हैं, क्या ये उन्हीं पैरामीटर्स पर लैग कर रहे हैं जिनकी वजह से ये BQM में आए हैं, या इस बार कोई नए पैरामीटर्स पर लैग कर रहे हैं। ये सब TL को इंश्योर करना है, अपने बच्चों को इम्प्रूव करना है, उन्हें बच्चों की हेल्प करनी है। हो सके तो TL उन बच्चों की सीट अपने पास लगाएं, मॉनिटर करें उनकी कॉल को, लाइव कॉल बार्जिंग करें, सुने कि वो कॉल पर क्या कर रहे हैं, कहाँ लैग कर रहे हैं, क्या उन्हें इशू आ रहा है। दोस्तों ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें फॉलो करके टीम लीडर अपने बच्चों को इम्प्रूव कर सकता है। उसके अलावा एक मैंने टीम लीडर का KRA बताया था 101 सेशन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों हो सकता है आपके बच्चे को ट्रेनिंग प्रॉपर ना मिली हो, आपको बच्चों से 101 सेशंस करेंगे, बच्चों से बात करेंगे, तभी आपको पता चलेगा। वो बताएंगे कि सर ये तो हमें ट्रेनिंग में बताया ही नहीं गया था, हमारी SOP में मेंशन है, हमें दिख रहा है, बट हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पर क्या कंटेंट यूज़ करना है, क्या इन्फॉर्मेशन पास करनी है, कहाँ किस पैनल में जाके चेक करना है। तो आपको ये चीज़ फिर क्वालिटी टीम से डिस्कस करनी है, ट्रेनिंग टीम से डिस्कस करनी है, उस बच्चे के प्रॉपर सेशंस कराने हैं, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवानी है। तो दोस्तों ये कुछ पैरामीटर्स थे जिससे आप क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों बताना चाहूँगा, मैं वीडियोस हिंदी में इसलिए बनाता हूँ ताकि ये हर किसी के लिए इजीली
अंडरस्टैंडेबल हो, हर कोई समझ सके। अगर आप लोगों को चाहिए कि ये वीडियो आप इंग्लिश में चाहते हैं, आपको ये कंटेंट इंग्लिश में चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियोस मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी बनाकर दे सकूँ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर डेफिनेटली आपको सीखने को मिला है तो लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन प्रेस करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे कुछ वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।